हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहे, चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी, है ना। तो सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे। आप लोगों को स्वागत है आप लोगों के ही क्लास में ए एफ टी एडू बूस्ट सब एक साथ है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं पिछले क्लास में वो 28 29 जितने भी हैं आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, कितना 12 से 35 तक है, मतलब कि 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल्स है, तो मैं वहाँ तक आपका 30 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सारा करा दी हूँ। तो आज आर्टिकल्स 31 और 32 में पढ़ाऊँगी। देखिए 31 और 32 में पढ़ाऊँगी, क्योंकि देखिए ये आर्टिकल्स है ना, ये फंडामेंटल राइट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। आप जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है ये आर्टिकल्स। और ये फंडामेंटल राइट्स, इससे हर एग्ज़ाम में, अभी देखिए यूपीपीसीएस का 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भाग भी पूछा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, मैं हर चीज़ पढ़ाते जा रही हूँ। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो भाग 3 में आता है, और मैं भाग 4A तक पढ़ा चुकी हूँ। फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा चुकी हूँ, डीपीएसपी पढ़ा चुकी हूँ, है ना। सिटीजनशिप नागरिकता पढ़ा चुकी हूँ। तो आप जो नहीं किए होंगे मेरा क्लास, वो जाके करेंगे, वो बहुत रिलेवेंट है। जो भी मेरा क्लास किए होंगे उसके बाद जो एग्ज़ाम में अभी आ रहा है या फिर आया होगा एग्ज़ाम, उसको आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। तो एक टीचर का मापने का तरीका यही होता है कि वो पढ़ा रही है वो रिलेवेंट है कि नहीं, जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें वो क्वेश्चन भिड़ रहा है कि नहीं, या फिर जो बता रही है। देखिए मैं ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं होता है कोई भी टॉपिक से कि मैं छोड़ूँ। देखिए 1% तो देखिए सबसे भी छूटता है ना, उसका गारंटी नहीं ले सकती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ मैं पढ़ा दूँ, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने उससे बाहर ना जाए, ठीक है। तो चलिए अभी मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आर्टिकल्स 31 और 32 में पढ़ाती हूँ। देखिए 31 भी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि कभी कभी 31 अगर हम यहाँ पढ़ लेंगे तो देखिए 300A में तो है ही आर्टिकल्स, ये चला गया है ना। तो अभी क्या है, हमें पढ़ना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं आर्टिकल्स 31 क्या बोलता है ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स का है, 32 और 31 तो तक जो 29 30 तक मैं करा दी हूँ। 12 से 30 तक आर्टिकल्स को मैं जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है पढ़ा दी हूँ। अब ज़रूर क्लास देखें, है ना। तो छोड़ छोड़ के कभी नहीं, अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो पूरे आर्टिकल्स ध्यान से पढ़े, तभी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब मान लीजिए कि 30 31 पढ़े नहीं, 31 पढ़े ही नहीं, अरे 31 में क्या बोला गया, कौन सा भाग में है, वो आएगा ही नहीं ना जी। ठीक है, मान लीजिए कि चलिए 12 से 35 जान गए तो उसके अंदर ही 31 होगा, है ना। तो भाग जान गए, आर्टिकल्स क्या बोल रहा है उसमें क्या है वो तो नहीं जानेंगे। तो उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अभी आर्टिकल्स अनुच्छेद जो पहले मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ था, देखिए था, है ना, अभी है नहीं। इसमें क्या था, आर्टिकल्स 1 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है ना। कुछ केसेस हुए जिससे सुप्रीम कोर्ट को हटाना पड़ा, संशोधन करके इस आर्टिकल्स को यहाँ से हटा के उसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया। तो उसी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी, है ना। तो आर्टिकल 31 मूल रूप से संविधान के भाग किसमें है, भाग जो मूल रूप से था, है ना जी। अभी कौन से भाग में है, जब आर्टिकल्स पढ़ाते जाएंगे, संशोधन पढ़ाएंगे तो उसमें बताते जाऊंगी, तो स्टेप बाय स्टेप चले, है कि नहीं। तो भाग 3 में ये मौलिक अधिकारों का अंतर्गत था, जो अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन क्या है, अब इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और अब ये संवैधानिक, है ना। देखिए कंस्टिट्यूशनल राइट बन गया है ना, जो कंस्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट्स में अंतर है ना, ये संवैधानिक है। और जो ऑलरेडी जो संविधान में था जो मौलिक अधिकार था, अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। तो इसमें आप देखिए, इससे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया आपका, कि आपका आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हाँ ये मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है ना। तो जब हम आर्टिकल्स को डिटेल से पढ़ेंगे तभी तो आएगा ना जी। देखिए फंडामेंटल राइट्स काफ़ी बड़ा लेनी चैप्टर है, और उसको मैं काट काट के पढ़ाई हूँ एक क्लास में। उसका सब्जेक्टिव वो जी काफ़ी आसान बनाई हूँ मैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, खास करके हिंदी मीडियम वालों को जो प्रॉब्लम फेस करते हैं हिंदी मीडियम वालों को, उसको मैं कवर करने का कोशिश करी हूँ कि वो कुछ उससे ना छूटे और एक अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाए लोगों को, है ना। चलिए, जो हमें फील हुआ, जो हमें कमी फील हुआ, वो हम किसी और को ना होने दो, ये मेरा मेन उद्देश्य है। चलिए, प्रारंभिक रूप से अनुच्छेद 31 क्या कहता था, है ना। मतलब अभी तो नहीं है बट पढ़ना जरूरी है ना, कि इसमें क्या था क्या है, पूछ लेते आप देखेंगे उठा के क्वेश्चन, है ना।
तो मूल संविधान 1950 में अनुच्छेद 31 में नागरिकों को यह अधिकार देता था कि वो राज्य क्या था कि राज्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ले सकता, सिवाय सार्वजनिक प्रयोजन के, पब्लिक पर्पज ना, और उचित मुआवजा देकर। जैसे कि क्या होता था पहले, संपत्ति का अधिकार क्या होता था, कोई कितना भी रखे, करोड़ों करोड़ों को संपत्ति, कितने 100 एकड़ 200 एकड़, है ना, तो वो उसको कोई मना ही नहीं था। बट अभी क्या है, लिमिटेशन हो गया है ना। इसको डिटेल में नहीं जाना है, बट इतना ध्यान रखें, अभी इसकी सीमा है, निर्धारित है। और वो तो अभी क्या है कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ले सकता था, सिवाय क्या था कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कभी सरकारी हॉस्पिटल बनाया गया, या फिर उचित मुआवजा दे दिया गया और उसकी संपत्ति ले ली गई, है ना। यानी कि देखिए क्या बोल रहा है कि किसी की निजी संपत्ति जब्त करने के लिए राज्य उचित मुआवजा देना अनिवार्य था पहले, बट अभी ये नहीं रहा। ठीक है, तो अभी क्या अनुच्छेद क्या बोलता है कि उसके कितने उपखंड है कि धारा 1 में क्या क्या, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय उसके विधि द्वारा अधिकृत अधिकार से, है ना। और धारा 2 बोलता है कि यदि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण करता है तो उसे क्या देना होगा, उचित मुआवजा देना आवश्यक होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब अनुच्छेद 31 के साथ जुड़ी संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या है कि संपत्ति से संबंधित कई प्रावधान बाद में संविधान में जोड़े गए। तो पहले क्या था, अनुच्छेद ए में भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा दी गई। फिर 31 बी में 9वीं अनुसूची, आप पढ़े होंगे शेड्यूल 9 में, जब मैं पढ़ाई थी शेड्यूल पढ़ाई थी, अनुसूची जो पढ़ाई थी ना, उसमें पढ़ाई हूँ मैं कि सबसे पहले अमेंडमेंट संशोधन किस में हुआ था, तो 9वीं अनुसूची में हुआ था पहला संशोधन, है ना। ये बनाया गया था नवा अनुसूची, रखे गए कानूनों को न्यायालयी समीक्षा से मुक्त किया गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 31 सी के समाजवादी नीति निर्देशक सिद्धांतों की रक्षा हेतु संपत्ति से संबंधित कानून को छूट दे दी गई थी। ठीक है जी, अब इसमें विवाद और संशोधन कौन कौन से हुए थे ये थोड़ा देख लेंगे। देखिए एक बार ध्यान रहेगा ना तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बन जाएंगे। ठीक है जी, ओके। संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को लेकर अनेक विवाद हुए क्योंकि भूमि सुधार के समय जमींदारों ने राज्य सरकारों के विरुद्ध मुकदमे दायर किए थे, है ना। सरकारें भूमि का अधिग्रहण करना चाहती थी जबकि संपत्ति मालिक अदालतों में चुनौती देते थे। ठीक है, तो इसी कारण से इसमें कई संशोधन किए गए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा देख लेंगे एक भरवल सरसरी नजरों से। पहला संशोधन क्या हुआ, 1951 में हुआ था, भूमि सुधार कानून को न्यायालय की समीक्षा से बचाना था। ठीक है, चौथा संशोधन 1955 में उचित मुआवजा की जगह मुआवजा शब्द, उचित मुआवजा नहीं कि हाँ उचित है, वो कौन डिसाइड करेगा कि कितना उचित है, तो जगह मुआवजा शब्द रखा गया। ठीक है, अभी क्या है 24वां संशोधन और 25वां संशोधन 1971 में 31 सी जोड़ा गया, और 44वां संशोधन कभी कभी पूछ लेगा तो अब देख लेंगे इसमें। 44वां संशोधन 44वां 1978 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। 44वां संशोधन कभी कभी देगा तो कब आएगा, 78 में। अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। जो 44वां संशोधन है ना, ये 31 में, देखिए 31 में भी था। ठीक है, ये तो ये कभी कभी पूछ लेगा कि संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल्स 31 है वो कौन से संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, है ना। तो ये कौन से संविधान संशोधन के, तो 44वां संशोधन। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि 44वां संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। ठीक है जी, तो इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मैं बताते जा रही हूँ। ठीक है, तो ये कब हटाया गया, कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन बनेंगे। 44वां संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया, तो ये ध्यान रखेंगे। और एक नया अनुच्छेद क्या कौन सा जोड़ा गया, ये 300A जोड़ा गया। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेगा कि 300A में क्या है, तो संपत्ति का अधिकार है। तो ये कौन सा अधिकार था, तो ये संपत्ति का अधिकार था। ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 44वां संशोधन कब हुआ, 1978 में हुआ। देखिए कितने सारे क्वेश्चन है, और ये भाग कौन से, देखिए वहाँ मैं आगे बढ़ाई थी तो आर्टिकल सी के देखिए ये भाग 12 में चला गया है। ठीक है जी, ये 12 ना 10 और 1 11 12। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आर्टिकल्स 300 है, 12 भाग में चला गया, 44वें संशोधन के द्वारा गया, 78 में हुआ, 31वां को समाप्त कर दिया गया। ये 4-5 क्वेश्चन है जो हमेशा पूछते हैं, अब देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देके पढ़ेंगे, देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में ये कंफ्यूज करता है, जब हमें नॉलेज नहीं रहेगा तो हम कंफ्यूज होएंगे ना। ठीक है, तो ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पहले तो था। जब ये आर्टिकल्स 31 था तो ये क्या था, हमारा फंडामेंटल राइट्स था। ठीक है जी, बट अभी क्या है, बल्कि केवल संवैधानिक अधिकार रह गए, ये कंस्टिट्यूशनल राइट हो गया, संवैधानिक, है ना। ये हमारा फंडामेंटल राइट से हटके जो 300A बना है तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार बन गया।
तो ये कंफ्यूज करेगा, ये ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। ओके, तो देखिए अभी क्या, अगर ये संवैधानिक मौलिक अधिकार रहता तो हम इसके अगेंस्ट हमारा हनन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि नहीं, हम जिला कोर्ट में नहीं देखेंगे भाई, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन है, ठीक है ना। बट अभी जब ये आर्टिकल्स 300A भाग 12 में चला गया है, तो अभी क्या है कि अगर किसी संपत्ति को सरकार लेती है तो वह अब उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर कर सकता है ना। और पहले हम कहाँ कर सकते थे जब ये फंडामेंटल राइट्स था, तो हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल्स सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत नहीं जा सकते, पहले हम जा सकते थे जब ये फंडामेंटल राइट्स था, है ना। चलिए आगे रखेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल्स 31 हो गया, ये इनफ है इतना जानने के लिए एग्जाम के लिए, है ना। तो चलिए थोड़ा सा मोटिवेट कर देती हूँ मैं आप लोगों को कि शिक्षा हमें वो पंख देती है जो हमें ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता देती है ना। अगर आप एजुकेटेड हैं, देखिए अक्षरों का ज्ञान होना और एजुकेटेड होना, उसमें अंतर होता है। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, मान लीजिए कि एज एग्जाम्पल वाटर, है ना, ये अक्षर, वाटर मीन्स पानी, ये हो गया अक्षर ज्ञान। और वाटर क्या है, वो कैसे बनता है, इसका वेस्ट से क्या होता है, इसका संरक्षण कैसे जाता है, ये होता है मैं वाटर के बारे में ज्ञान होना। तो ये एजुकेटेड हो गए हम पानी के बारे में ना। और अक्षर से ज्ञान होना कि ये वाटर होता है, पानी है, पीते हैं बस, है ना। तो एजुकेशन और एजुकेटेड में अंतर होते हैं। तो वही बोलता है कि शिक्षा हमें वो पंख देती है जो हमें ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता देता है। कि अगर हम एजुकेटेड है, हमें कॉन्फिडेंस होगा, हर चीज़ हम डरेंगे नहीं, इन द सेंस कि हम खुद को नीचा नहीं समझेंगे, हम काबिल होएंगे कि चलो कुछ भी नहीं तो हम कुछ करके जी लेंगे, ऐसा करके, है ना। तो एजुकेटेड शिक्षा को ज्ञान हासिल कीजिए और खुद को मोटिवेट रखिए, है ना। और खूब पढ़िए ताकि अपने ड्रीम को अचीव कर पाए, है ना। चलो हम आर्टिकल सब 32 देखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स 32 क्या बोलता है, पहले मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्योंकि एक शरीर, एक हार्ट जब बंद हो जाता है, शरीर वेस्ट चला जाता है ना। क्योंकि हार्ट बीट खत्म हुआ, आदमी खत्म हो गया, है कि नहीं, मर गया। तो उसी तरह अगर आर्टिकल 32 खत्म हो गया, यानी कि संविधान जितने भी है वो मर गया। तो ये बोलते हैं कि हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन बोला था ये बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे, ये याद रखिए, कभी कभी उसमें पूछ देते हैं ना। तो आर्टिकल्स 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है ना। चलिए अब इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया आर्टिकल्स 32, है ना। तो ये 32 नागरिकों को क्या क्या अधिकार देता है, यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर न्याय की मांग कर सकता है। देखिए सीधे है कि ठीक है, उसकी मर्जी है कि हम नहीं जाएंगे, हम जिला कोर्ट नहीं जाएंगे, हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, है ना, हम सीधे क्या जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भाई, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, हमारा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो वो हम नहीं जाएंगे, हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सीधे हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, है ना, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। तो यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला अनुच्छेद है ना। मान लीजिए कि हमारा शरीर है, बहुत हष्ट पुष्ट है और इसका डब्ल्यू बी सी ख़त्म हो गया, है ना। तो ये समझ लीजिए इस तरह का डब्ल्यू है। क्योंकि ये जितने भी डब्ल्यू क्या करता है, हमें प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करता है, जितने भी बीमारी आते हैं, इन्वायरमेंट में लाखों लाखों बीमारी है, जिससे हमारे शरीर को एक कवच प्रदान करता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स का जो संविधान का कवच कौन सा, आर्टिकल्स 32 है ना जी। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 32 का स्थान क्या है, ये कौन से भाग में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, आप देखेंगे हर एग्जाम में पूछता है, ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका शीर्षक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। तो अब इसके क्या क्या है कारण, ये धाराएं इसके अंदर अंदर में क्या दिया गया आप देखेंगे। अनुच्छेद 32 के धाराएं हैं, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि यदि इसका कोई मौलिक अधिकार छीना जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त कर सकता है। ये मेन है जो 32 है, वो क्या, अगर कोई भी हनन, आर्टिकल 14 हो गया, 15, 16, जितने भी आर्टिकल्स हैं, तो अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वो सीधे हाई कोर्ट, जिला कोर्ट ना जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, है ना। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे के भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे और मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, हर एक अक्षर को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि वह ऐसे मामलों को आदेश
निर्देश है ना, डायरेक्शन या फिर ऑर्डर या रिट जारी कर सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत क्या अधिकार है कि वो ऑर्डर दे सकता है हाई कोर्ट को भी, सेशन कोर्ट को भी, है ना, और रिट जारी भी कर सकता है। अब रिट किस किस के आधार पे, कितने तरह से रिट जारी सकता है वो हम नीचे देखेंगे, है ना, और रिट क्या है, ठीक है जी, ओके। अब तीसरा क्या बोल रहा है कि संसद क्या प्रावधान कर सकती है कि किसी प्रकार की ये शक्ति अन्य न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय को भी दे सकती है। अभी क्या है ना कि जैसे कि रिट जारी जो करने का है, जो सर्वोच्च न्यायालय भी जो करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो अब संसद इसमें संशोधन करके क्या कर सकती है, ये अधिकार जो है वो उच्च न्यायालय को भी दे सकती है ना जी, ये अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। पर ये कर सकता है क्या, संशोधन के द्वारा, संसद के द्वारा ही हो सकता है, उसके अलावा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है, ओके। अब पॉइंट 4 क्या बोला कि संसद द्वारा यह अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा देखिए इसमें बदलाव कर सकते हैं, बट उसको जब हम केशवानंद भारती को पढ़ते हैं ना, तो ये आत्मा है, तो आत्मा को बोलते हैं कि उसको कोर को छेड़छाड़ नहीं कर सकता, है ना। जब केशवानंद भारती 1973 में आया था, तो उसमें बोला गया था कि संशोधन, उसके प्रस्तावना में जब हम पढ़े थे, तो उसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बट उसके जो कोर है, उसकी आत्मा में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये बदलाव कर सकता है, बोलता है संसद द्वारा इस अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है ना, बस इसमें थोड़े चेंजेस लाया जा सकता है, ठीक है जी, ओके। अब देखिए, अब क्या है ना कि जो रीट है, रीट देखिए आर्टिकल्स 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, 5 रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट भी 226 के तहत, आर्टिकल 200 देखिए पूछता है कि रीट हाई कोर्ट किस किस आर्टिकल के तहत करता है, 226 याद रखेंगे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, ठीक है जी। तो अभी कौन कौन सा रिट जारी करता है, ये 5 तरह का रिट जारी कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश इसलिए दे दी हूँ, एक तो पढ़ने में सुविधा होगा, और कभी क्या क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं देगा, हैबियस कॉर्पस देगा। कभी कभी देखिएगा, अब उठा के प्रीवियस ईयर देखेंगे कि कभी कभी क्या करते हैं, उनको मज़े लेने का, फिरकी लेने का स्टूडेंट के साथ होता है कि चलो थोड़ा उलझा देते हैं बच्चों को और कंफ्यूज हो जाएं और एग्जाम नहीं कर पाएँ। मेन मोटिव तो होता है जब आप हिंदी मीडियम का बना रहे हो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण दे दो, तो कभी इंग्लिश ये वर्ड ना लिख के ये वर्ड लिख देता है, इसलिए मैं दोनों यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण और हैबियस कॉर्पस, है ना। तो अभी क्या है, ये कौन कौन सा रेट ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है जी। हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो हम हाई कोर्ट का देखेंगे, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत क्या होता है, क्या सा रिट जारी होता है, तो यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो तो उसे तुरंत मुक्त कराया जाए, पुलिस ने बिना कारण किसी को बंद नहीं किया हो, है ना, बिना कारण मान लो कि नहीं है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण पूछ सकता है कि किस कारण से वो मतलब कि बिना कारण का किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता है। ये किसके अंतर्गत है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब दूसरा रीट क्या है, परमादेश, किस आदेश से, है ना, परमादेश मैडमस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कभी परमादेश ना देके ये दूसरा है ना, दूसरा रीट है, तो ये सार्वजनिक अधिकारियों के लिए है। कभी कभी पूछ देगा कि परमादेश किसके लिए, तो साइड में लिख देगा परमादेश, और 1 2 3 करके इधर इधर मिलान करने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों के लिए, तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। तो परमादेश मैडमश किसके लिए, किसी सार्वजनिक अधिकारियों को उसका कर्तव्य पूरा करने का आदेश देना, है ना। मान लीजिए कोई सार्वजनिक अधिकारी है, उसमें अपना कर्तव्य को पूरा नहीं किया, है ना, तो यदि सरकारी अधिकारी जनता का कार्य जानबूझकर ना करे, है ना, मान लीजिए कोई काम करवाने गया और वो टाल रहा है कि नहीं, तो वो रिट, ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही होता है ना, तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो परमादेश ये सार्वजनिक अधिकारियों के लिए होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। आगे चलते अब निषेध और निषेध होता है या प्रोहिबिशन। देखिए याद रखेंगे दोनों वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, और ये इसलिए मैं दोनों दोनों वर्ड आप लोगों को रख दी हूँ। ये जो रट लेंगे ये दीवार वार में चिपका लीजिए आप, क्योंकि इसे रिट से भी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता है क्वालिफाई करने के लिए, एक एक नंबर के लिए कोई बाहर आके टीचर बना
पढ़ा रहा है ना। मेंस बहुत तगड़ा है ना, जब मेंस लिखी तो बहुत तगड़ा हुआ है ना। तो बट कभी कभी नसीब ही बोले या फिर हमारा मेहनत कहीं कभी होता है जो हम एकदम बैक फुट पे चले जाते हैं, तो वैसा नौबत ना है आप लोगों की लाइफ में। इसलिए हर एक पॉइंट को, इम्पोर्टेंस को समझे, हर एक क्वेश्चन को समझे, हर एक वर्ड को समझे और क्वालिफाई करें, अपने ड्रीम को पाएं, है ना। चलिए, तो इसका तीसरा रीड क्या है कि निषेध और प्रोहिबिशन। तो ये क्या होता है, निचली अदालतों को किसी मामले की सुनवाई सीमाओं से बाहर जाने से रोकना। देखिए, जो मैडमस था जब हम इधर पढ़ रहे थे, देखिए परमादेश किसका, सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, और बंदी प्रतिक्षेत्रण व्यक्ति विशेष होता है। तो ये सब भी याद रखेंगे, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ये लाइन को कहीं भी मिलाने के लिए दे देगा। तो निषेध, प्रोहिबिशन क्या बोलता है कि ये किसके लिए जारी किया जाता है, निचली अदालतों के। मान लीजिए कि हाई कोर्ट है तो वो सेशन कोर्ट के लिए, जिला कोर्ट के लिए करेगा। सुप्रीम कोर्ट वो सभी के लिए जारी कर सकता है। जो निचली अदालतों के लिए, जो हाई कोर्ट है वो इसके मामले में नहीं करता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है ये रिट। तो ये हाई कोर्ट के लिए भी किया जा सकता है और जिला कोर्ट के लिए, कि मान लीजिए कोई सुनवाई कर दिया, मान लीजिए निचले अदालतों किसी मामले में सुनवाई सीमाओं से बाहर जाने से रोकना। मान लीजिए कि हाई कोर्ट का है, इसको क्या है, फांसी की सज़ा का माफ़ी नहीं, ये सिर्फ क्या करता है, फांसी को इसको चेंज कर सकता है कि 10 साल, 1 साल था तो 10 साल के बाद फांसी हुआ, ऐसा बढ़ा सकता है, यानी कि माफ़ी कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि तुम अपने अधिकार से जाके कैसे कर दिया जी, बताओ तो जरा, ठीक है। तो जब तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम, तेरा सीमा ही नहीं है, तुम्हारा सीमा है कि अब डेट बढ़ा दो, 1 साल को 2 साल कर दो, उसमें परिवर्तन कर दो, माफ़ करने की शक्ति हमारे पास है, आप बॉस मत बनो, है ना। तो वो मतलब एक तरह का औकात दिखाने का। निचली अदालतों किसी मामले में सुनवाई सीमाओं से बाहर जाने से रोकना, जब कोई अदालत अपने अधिकार से बाहर जा रही हो, है ना। कि मतलब कि सबका अपना अपना डायरेक्शन है, अपना अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये अदालत अपने अधिकार से बाहर जाके सुनवाई कर रहा है, तो उसको वो रिट जारी करके मना कर सकता है, प्रोहिबिशन, निषेध कर सकता है। ओके जी, तो निषेध भी याद रखेंगे और प्रोहिबिशन भी याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि ये किसके लिए है, अदालत के लिए है, सरकारी अधिकारी के लिए, मैडम में से, है ना। प्रोहिबिशन, वो क्या बोलते हैं इसको, परमादेश, है ना। और व्यक्तिगत के लिए बंदी प्रतिक्षीकरण। ये वह जो मैं जहाँ जहाँ ध्यान देने के बोल रही हूँ वो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ओके, तो अब चौथा रीट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का, उत्प्रेषण। देखिए याद रखेंगे यहाँ भी, ओके। तो उत्प्रेषण भी याद रखेंगे। देखिए इसका इंग्लिश वर्ड बहुत अजीब सा है, सर्टियोररी, ठीक है। ये नहीं पढ़ा जाता इसलिए मैं दे दी हूँ। तो उत्प्रेषण याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे, इंग्लिश भी रखेंगे और हिंदी भी रखेंगे, ओके जी। तो इसके लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत का आदेश रद्द करना, यदि ये बात गलत या अवैध है। देखिए वो ये भी अदालत के उत्प्रेषण और प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण भी था, उत्प्रेषण, बट उसके लिए वो सीमा से बाहर करेगा तब। और मान लीजिए कोई उच्च न्यायालय जो नीचे वाली अदालत है, वो कोई गलत दे दिया किसी को, इनोसेंट को कुछ भी दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये तो गलत हुआ है उसके साथ, है ना, ये तो अवैध है। तो जब कोई निर्णय है उसको तो इसके प्रति वो उत्प्रेषण, सर्टियोटरी, जो क्या बोलते हैं, जो आदेश रिट है वो जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये उच्च न्यायालय और उच्च अधिकार के लिए, और ये मतलब कि जो अदालत निर्णय देती है उसके खिलाफ। तो ये सब, ये पॉइंट भी ये बार बार पढ़ेंगे, याद रखेंगे, हाँ। चलिए, बारी बहुत यही तो कंफ्यूज करता है कि किसके किसके लिए है, ठीक है जी। ओके, अब पांचवा रिट है सुप्रीम कोर्ट का, ये राष्ट्र रिट है। तो अधिकार प्रतीक्षा, क्यूओ वारंटो, है ना, क्यू वारंटो, ये जांचने के लिए कि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से किसी सार्वजनिक पद पर है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति बिना पात्रता के सरकारी पद पर बैठा हो, है ना, अभी आजकल कुछ कुछ केसेस भी आते हैं कि किस अधिकार से बैठे हो यार तुम, है ना, या आप किस अधिकार से इस पोस्ट के लिए बैठे हो, तो इसकी जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो देख लिए, मैं इजी गोइंग पढ़ाई हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, बट बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, इजी गोइंग बता सकती हूँ, बट एक दो बार देखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप पढ़ ही इसीलिए है, मेरी क्लास देख ही इस रहे हैं ताकि आपको पढ़ाई करके क्वालिफाई होना है, ठीक है जी। कोई ऐसे तो एरा गैरा तो देखेगा नहीं। अगर आप क्लास देख रहे हैं मीन्स कि आपको क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने के लिए दिल से और दिमाग से, दोनों से अच्छे से पढ़ना है ना, टाइम लगा के। भरवली नहीं कि अरे छोड़ो यार जल्दी करो, हटाओ हटाओ, दिमाग खराब हो गया, है ना, ऐसा नहीं। या फिर पढ़े नहीं आप, है ना, पढ़े तो फाड़ दे,
इन द सेंस कि फाड़ दें बुक ने, इन द सेंस कि क्वालिफाई कर गए जाए। ठीक है, अनुच्छेद 32 का महत्व, अब देखिए कि इंपॉर्टेंस क्या है, आर्टिकल 32 क्यों इंपॉर्टेंस है ना। तो यह अनुच्छेद नागरिकों को सुरक्षा कवच है ना, प्रोटेक्टिव शील्ड है ना, बोलते हैं ना कॉपी शील्ड दिया गया उसको बचाने के लिए कोविड-19 से। तो ये सुरक्षा कवच है नागरिकों के लिए, ठीक है। ओके, तो और क्या है कि यह सुनिश्चित करता है कि सरकार या राज्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, है ना। कि ये सुनिश्चित क्या करता है, जो अनुच्छेद 32 है, वो क्या करता है कि सरकार या राज्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। यदि ऐसा होता है तो नागरिक के क्या करेंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचेंगे, है ना। अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो भाई डर के रहो, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है जी। ठीक है, यह अधिकार संविधान के प्रवर्तन, है ना, इन्फोर्समेंट की गारंटी देता है ना। चलिए, अब देखिए, अभी मैं ऊपर बताई ना कि हार्ट ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हृदय, संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है ये आर्टिकल 32 को, क्योंकि नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सीधा मार्ग देता है ना। चलिए, तो ये भीमराव अम्बेडकर बोले थे। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे कि आर्टिकल 32 और 226 में क्या अंतर है। अभी देखिए, डिटेल से यहाँ पढ़ना नहीं है, जब हम उसका सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ हम देख लेंगे आर्टिकल 226। बस ये याद रखिए यहाँ पे कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक है जी। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा मोड़ा अंतर देखेंगे इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा इसका प्लस पॉइंट होता है कि देखिए, ये मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है और अनकानूनी अधिकारों की रक्षा करता है, बट सुप्रीम कोर्ट इसमें कम पड़ जाता है, सिर्फ केवल ये ना केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें पहला अंतर क्या है कि न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र पूरे भारत में आता है और उच्च न्यायालय संबंधित राज्य, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट और जिस राज्य का हाईकोर्ट है उसी से संबंधित उसका अधिकार क्षेत्र है, बट इसका विस्तार पूरा इंडिया पे है, ठीक है। ओके, ये संवैधानिक अधिकार और ये भी संवैधानिक अधिकार, और इसमें देखेंगे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, बट ये हाई कोर्ट में इसकी शक्ति ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार तो करता है और अन्य कानूनी अधिकारों के द्वारा भी रिट के लिए भी ये रिट जारी कर सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अभी देखेंगे कि अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर लागू होता है और अन्य मामलों में नहीं, है ना। केवल देखिए मौलिक अधिकारों का जो सुप्रीम, बट हाई कोर्ट का क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे तो याचिका को राज्य के उच्च न्यायालय को भी भेज सकती है ना। ये तो बताए थे ऊपर में, ठीक है। उसकी लिमिटेशन ये सीमाएँ क्या क्या है, ठीक है जी। तो देखिए, अभी क्लास में पढ़ा दी हूँ इजी गोइंग से, ये मैडम परमादेश ये सब बहुत कंफ्यूज होता है जब हम बुक से पढ़ते हैं, बट मैं इजी गोइंग बनाने की कोशिश करी हूँ। आप लोग पढ़ें इसको और इससे जितने भी क्वेश्चन हैं उससे करें, तब तक अपना फैमिली और फैमिली का ध्यान रखें, क्योंकि हर आदमी का लाइफ ही फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमता है। सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, और तब तक पढ़ें, खूब पढ़ें, अपने ड्रीम को अचीव करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और मेरी क्लास देख के, इसके ऑब्जेक्टिव देख के फिर सब्जेक्टिव पढ़ें, तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। इतना तो भरोसा है मुझे अपने एजुकेशन पढ़ाने पे, ठीक है। मैं मेहनत करती हूँ इसके लिए काफ़ी, आप लोग जैसे आप लोग पढ़ने के लिए मेहनत करते हो उससे ज़्यादा कहीं मेहनत हमें करना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने ड्रीम को अचीव करें। नमस्कार।